नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जीएम क्लासेज में। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 8th का जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट जो आज स्टार्ट किया है वो करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो अध्याय नंबर 2 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्याय नंबर 2 के अंदर हमें देखना है कि अध्याय नंबर 2 के हमें यहाँ पर हेडिंग से दिखाई दे रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला कौन सा समीकरण होता है, तो यानी कि इससे पहले आपको होना चाहिए ज्ञान चर का। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि चर राशि कौन सी होती है। तो चर राशियाँ वे राशियाँ ना कौन सी, जो चर राशि है वो कौन सी होती है। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट की श्रेणी में आती है। यानी कि जब आपने कोई समीकरण देखा होगा उसके अंदर आपने एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी अक्षर अगर आपने देखा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाली श्रेणी में से, तो वह सभी अक्षर हैं वो सभी किस में आते हैं, रैखिक समीकरण या चर में आते हैं। किस में आते हैं, चर में आते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं, चर। अब यहाँ से अगर हम देख सकते हैं ये समीकरण है अपने पास, ये एक समीकरण है। इसके अंदर देखो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स ए बी सी डी का अक्षर ही है ना, तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास, चर राशि हो गई। तो इस प्रकार से चर राशि को हम पहचानते हैं। तो आइए इसके बाद में देखते हैं हम, ये तो हो गया हमारे पास चर वाला। इसके बाद में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक का मतलब क्या होता है एक। तो यहाँ से अब देखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब यदि किसी समीकरण में चर की घातांक केवल कितनी हो, एक हो। घातांक का मतलब जो चर पर है वो केवल घात कितनी हो, एक ही हो। तो यहाँ से हमने रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या देखी कि यदि किसी चर में घात कितनी हो, एक। तो यहाँ से अपने पास में जो हमारे पास समीकरण दे रखा है इसके अंदर ही देख लेते हैं। तो यहाँ से अक्स क्या हमारे पास चर राशि और चर की घात कितनी है, 1 ही है। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। तो इसकी घात कितनी है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। तो इसमें देखो ये इसकी घात ये 1 है, इस पर कुछ घात है ही नहीं, इस पर कुछ भी घात नहीं है, तो यहाँ से इसकी घात 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया जो हेडिंग है उसके बेस पर जो परिभाषा बंदी थी वो मैंने बता दी। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चनों के अंदर। तो देखो यहाँ से जो आपका 2024 के अंदर अध्याय नंबर 2 के अंदर जो 2.1 था आपका चैप्टर वो हटा दिया गया है, और इसके बाद में आपके पास जो 2.2 चैप्टर है वो आपके जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 2.2 चैप्टर में 2.2 चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है। 2.3 चैप्टर है उसको जोड़कर उसको 2.1 बना लिया गया है। मतलब यानी कि जो 2.1 है और 2.2 है ये दोनों हट चुके हैं आपके, केवल 2.3 बचा है। लेकिन कई बच्चों के पास अगर इस साल की नई किताब है तो उसके अंदर तो आपको कोई हटाना नहीं है, सीधा सेम आपको दे रखा है। ठीक है, अगर पुरानी वाली किताब है तो उसके अंदर बता देता हूँ कि 2.1 और 2.2 हट चुकी है, 2.3 को 2.1 बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 2.3 को करूँ तो उससे पहले 2.3 में क्या है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो उससे पहले थोड़े छोटे क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। और प्लस में जो पक्षांतरण का रूल है, पक्षांतरण के 4 रूल होते हैं। योग का रूल यानी कि योग नियम आता है, व्यवकलन नियम आता है, तीसरा आता है गुणन नियम, चौथा आता है डिवाइडेशन नियम यानी कि भाग नियम। तो उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा किस प्रकार से वो नियम लागू होते हैं। तो आइए क्लास के अंदर, तो सबसे पहला नियम हम देख लेते हैं योग नियम। तो योग नियम क्या होता है, देखो योग नियम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जिस चीज़ का हमें मान निकालना है, बताइए यहाँ पर किसका मान निकालना है, चर कौन सा है, ये एक्स है। तो चर को तो सेम पड़े रहने दो एक जगह। जो दूसरी राशि दिख रही है जैसे 4 और 10 ये दोनों ही क्या है, अचर राशि है। तो एक्स के साथ में जो अचर राशि है उसको आप क्या कर दीजिए, बराबर में भेज दीजिए। पक्षांतरण का दूसरा मतलब ही क्या होता है, बराबर के दूसरी साइड में भेज देना। तो यहाँ से अगर +4 है, ये किस में है, प्लस में है, योग है, तो ये किसी एक्स के साथ में क्या है, प्लस में। तो जब प्लस वाली चीज़ को हम बराबर में भेजते हैं तो वो किस में बन जाती है, माइनस वाली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब प्लस वाली चीज़ है अगर वो बराबर में जाती है तो किस में बन जाती है, माइनस में बन जाती है। तो ये रूल यहाँ पे लागू करते हैं। तो आइए कैसे करेंगे, तो यहाँ से x क्या रह जाएगा, सेम, ये बराबर का चिन्ह मैंने लगा लिया, प्लस का 4 बराबर में जाके किस में चला जाएगा, माइनस में, यहाँ का माइनस में। अब यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 10 में से 4 घटा दीजिए आप। 10 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। यानी कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको योग नियम भी अच्छे से समझ में आ गया। यदि कोई संख्या प्लस की है उसको बराबर में भेजते हैं तो वो किस में बन जाती है, माइनस में। यही क्या होता है, आपका पक्षांतरण का योग नियम होता है, योग है योग नियम।
फिर हम यहाँ से देख लेते हैं गठाव नियम या व्यवकलन नियम। तो देखो गठाव नियम कैसे देखेंगे, तो गठाव नियम के लिए आपको समझना होगा कि देखो ये y के साथ में ये क्या है, माइनस की संख्या है ना, तो ये y के साथ में क्या है, माइनस में, यानी कि गठाव में है। जब गठाव वाला है वो बराबर में जाता है तो किस में बन जाता है, जब माइनस की संख्या है वो बराबर में जाती है तो क्या बन जाती है, प्लस। मतलब प्लस वाली बराबर में जाती है तो माइनस, और माइनस वाली बराबर में जाती है तो क्या बन जाती है, प्लस। मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो ये माइनस वाला किस में चला जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 6, माइनस वाला उधर जाके किस में आ जाएगा, प्लस में। तो y बराबर 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 11। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब यहाँ से अगर तीसरा नियम लेकर चलें तो तीसरा रूल आपका क्या है, गुणन नियम। कौन सा नियम है, गुणन नियम। ठीक है। और जो अपने पास जो हर का परिमेयकरण है वो ही क्या है, भाग नियम की श्रेणी में आता है, और गुणन नियम मैंने लिख रखा है। ठीक है। तो हर को परिमेयकरण को भी हम भाग विधि में ही ले लेंगे, वहाँ पर आप समझ लेंगे, वो अलग से आपको बता दिया जाएगा। इसके अंदर तो केवल यही चीज़ें बताई जाएंगी। तो गुणन नियम में अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो मैं ले सकता हूँ 2x बराबर 6 ले सकता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा कि जो ये x है, x के साथ में ये 2 अचर राशि है, ये इसके साथ में क्या है, गुणा में है ना। जब कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वो चिन्ह किसका होता है, गुणा का। ये इसके साथ में क्या है, गुणा में। अब गुणा वाली चीज़ है वो बराबर में जाकर किस में चला जाती है, भाग में। मतलब गुणा वाली चीज़ है वो बराबर में जाकर किस में चली जाती है, भाग में बदल जाती है। और भाग वाली चीज़ है वो बराबर में जाकर किस में बदल जाती है, गुणा में। तो 2x बराबर कितना है, 6। तो यहाँ से 2 को मैं अगर बराबर में भेज दूँ तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो यह आ जाएगा 6/2, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 6/2 भी लिख सकते हैं ना भाई, भाग को बट्टे में लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से आगे देखते हैं हम, तो 2 से काट देंगे कितनी बार, 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से कंप्लीट। अब हम चलते हैं गुणन नियम। आपको अच्छे समझ में आ गया, गुणन नियम का इतना ही काम है कि जो गुणा वाला चिन्ह है वो बराबर में जाके किस में चला जाता है, भाग में। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, भाग नियम। भाग नियम। अब देखो भाग नियम में क्या होता है, भाग नियम के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो प्लस जो गुण भाग वाला चिन्ह है, मतलब जो भाग में संख्या होती है वो बराबर में किस में चली जाती है, गुणा में चली जाती है। मतलब जो बट्टा में संख्या होती है वो बराबर में गुणा में। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि y/4 बराबर 6, ये आपके पास कोई संख्या है, मान ली। अब यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो y के साथ में 4 क्या है, बट्टा में। बट्टा का मतलब भाग में है, और जब भाग वाली संख्या को हम बराबर में भेजते हैं तो वो किस में चली जाती है, गुणा में। तो यहाँ से मैं गुणा में लिख दूंगा, तो 6×4, 6 और 4 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 24 है। ठीक है। अब यहाँ से आपने समझा कि योग नियम क्या होता है, जब प्लस के चिन्ह को बराबर में भेजते हैं तो माइनस में बदल जाता है। व्यवकलन नियम मतलब प्लस माइनस के चिन्ह को बराबर में भेजते हैं तो प्लस में बन जाता है। और गुणा वाले चिन्ह को जब बराबर में भेजते हैं भाग में बदल जाता है, और भाग वाला चिन्ह बराबर में जाके इसमें बदल जाता है, गुणा में। ठीक है। ये हो गया आपके पक्षांतरण के नियम। अब इन्हीं नियमों के आधार पर आपको क्या करना है, जो 2.1 है उसको कंप्लीट सोल्व करना है। तो आइए 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा लेता हूँ, प्रश्नावली 2.1। इसका में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके कम से कम 12 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, नहीं 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उन 10 क्वेश्चन में से मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और बाद में हम कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं 1 नंबर ही लिख दूंगा यहाँ पे। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि 3x बराबर 2x + 18, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ से आपको कह रखा है कि इनकी उत्तर की जांच कीजिए या समीकरण को हल कीजिए। जब भी आपके पास नाम आ जाए समीकरण को हल कीजिए, तो इसका मतलब आपको जो चर दिखाई दे रहा है उसका मान निकालना है। अब यहाँ पर देखो चर कौन सा है, x है। यहाँ पर भी चर कौन सा, x, यानी कि मान किसका निकालना है, x का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है कि जो हमारे पास बराबर का चिन्ह है उसके बराबर में देखना, इधर भी 3x है और इधर भी 2x है, इधर भी x है इधर भी x है। तो यानी कि 2 समान चर है। तो समान चर हमेशा क्या होते हैं, एक साथ में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो आप 2x को इधर ले आओ या 3x को इधर ले आओ। तो मैं एक काम करूँगा कि जो 2x है उसको मैं बराबर में भेज दूंगा 3x के पास। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा
कि 2x का पक्षांतरण करने पर हम क्या कर रहे हैं, बराबर में भेज रहे हैं और बराबर में भेजने वाले को मैंने क्या बताया था, पक्षांतरण। तो मैं लिख देता हूँ 2x का पक्षांतरण करने पर। तो लिख दीजिए 2x का पक्षांतरण करने पर, तो कर दीजिए यहाँ से। तो 2x का अगर मैं पक्षांतरण करूँ तो कैसे करूँगा, जो ये 2x है ये प्लस 18 के साथ में क्या है, प्लस में है ना, इस ये चिन्ह किसका है, प्लस का। लेकिन यहाँ पर देखा आपने तो जब इसके पास कोई भी चिन्ह नहीं हो तो क्या मानते हैं, प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो ये प्लस का है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। इधर वाले चिन्ह से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल 2x के साथ में जो चिन्ह है वो मतलब है। प्लस का है तो बराबर में आके किस में आ जाएगा, माइनस में। और बराबर में कितना आपके पास बच गया, 18 बच गया। वो किसका, प्लस का, तो वो लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, जो इनके दोनों के बीच में घट रही है तो घटा दीजिए। तो देखो 3x है, इनमें से 2x घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 1x बच जाएगा ना भाई। 3x में से 2x घट जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1x। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि 3x, अगर मान लीजिए ये होता कि 3x माइनस 2y होता तब घटा देते, क्या नहीं घटा पाते, क्योंकि ये 3x माइनस 2y मतलब x और y मतलब दोनों अलग अलग चर हैं। जब समान चर हो तब भी घटते हैं, तब भी जुड़ते हैं, तब भी मल्टीप्लाई होते हैं, तब भी गुणा होते हैं, यानी कि भाग भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समान चर है x, तो ये दोनों क्या हो गए, घट गए। तो 3x में से 2x गए, कितने बचेंगे, 1x। तो यहाँ से 1x को हम क्या लिख सकते हैं, x। तो x बराबर ये कितना बच गया, 18। तो यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए यहाँ से, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सेकंड ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको सेम उसी तरीके से करना है जो आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया था। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर भी t चर है और यहाँ पर भी t ही चर है, तो दोनों समान चर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समान चरों को एक साइड कर लेंगे। तो एक साइड कैसे करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं 3t को इधर भेज दूँ, 3t को प्लस का है, इधर आके किस में आ जाएगा, माइनस में। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3t का पक्षांतरण करने पर, ये लिख दूंगा। तो मैं लिख दूंगा 3t का पक्षांतरण करने पर, कर दीजिए यहाँ से। तो ये आ जाएगा 5t माइनस 3 माइनस ये इधर 3t आ जाएगा और बराबर में कितना बच गया, माइनस का 5। अब हमने एक चीज़ कर ली कि हमने जो टी वाले हैं वो तो एक साइड कर लिए, लेकिन ये जो दोनों संख्याएं हैं वो भी एक साइड होनी चाहिए भाई, इनको भी पूरा दिखा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये माइनस का 3 है इसको भी हम क्या कर देंगे, बराबर में भेज देंगे, यानी कि -3 का भी क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो -3 का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो कर दीजिए। तो यहाँ से ये 5t बच गया और -3t तो सेम है ही, ठीक है, बराबर का चिन्ह। ये माइनस का 3 इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर में आ जाएगा। तो ये माइनस का 5 तो पहले से था, माइनस की संख्या जब बराबर में आती है तो किस में बदल जाती है, प्लस में। अब ये 5t में से 3t गए, कितने बचेंगे, देखो टी सेम है तभी घट रहे हैं, तो कितने बचेंगे, 2t बच गए, बराबर का चिन्ह। अब ये 3 है, प्लस का 3 है, इसमें से -5 जाएंगे तो कितने बचाएंगे, -2। यहाँ से एक बात समझ में आएगी आपके कि हमेशा जब भी ये ऐसी कंडीशन बन जाए, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमेशा आपको क्या करना है, जो हमारे पास बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाना है। तो बताइए इन 3 में से और 5 में से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5। तो 5 वाला चिन्ह ही जो आपके पास उत्तर आता है उसी में लग जाता है। मतलब 3 में से 5 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -2। दूसरी बात में आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह किसका लग जाता है, माइनस का। तो 3 छोटी है, 5 बड़ी है, तो इसमें से घटेगी तो कितने बच जाएगा, -2। अब यहाँ से वापस से एक बात और हो गई, ये 2t है, तो यहाँ से ये कंडीशन कहाँ पे बनती है, ये कौन सा रूल बन रहा है आपके पास, गुणन नियम। ये मैंने आपको बताया था, ये रहा गुणन नियम। तो यहाँ से देखो गुणन के पास x के साथ में ये 2 है तो ये क्या है, गुणा में। तो इसी प्रकार t के साथ में 2 भी क्या है, गुणा में। तो मैं क्या लिख दूंगा कि 2 का पक्षांतरण करने पर, 2 का पक्षांतरण करने पर, तो कर दीजिए यहाँ से। तो 2 का अगर मैं पक्षांतर करूँगा तो क्या आ जाएगा, t बराबर -2 तो सेम बट्टे में, ये 2 क्या है, गुणा में, बराबर में आके किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये आ गया भाग में। तो t बराबर देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह है, ये 1 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t का मान कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा -1। यह आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है।
2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन भी अभी इसी क्लास में देखेंगे, तो क्लास में बने रहिए। अभी देखते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ से अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है वो देख लेते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सेम तरीका वो जो आपने 2 क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से करने हैं। देखो आइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, जो चर दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, दोनों क्या आ रहे हैं सेम। तो सेम आ रहे तो सेम वाले को हम क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं। उसी प्रकार अचर राशि को भी एक साइड ले लेते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पक्षांतरण करने पर। तो मैं लिख दूंगा सीधा पक्षांतरण करने पर। जब देखो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा कि देखो मैं पहले तो 3x को इधर ले आऊँगा 5x की ओर। तो मैं लिख दूंगा 5x माइनस 3x, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दूंगा। इसी प्रकार ये 5 आ जाएगा सेम यहाँ पर। अब ये प्लस का 9 इसको इधर ले आऊँगा तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में। मैंने दोनों काम एक साथ में कर लिया। अगर आपको एक साथ में नहीं समझ में आ रहे तो जो इसको है ना एक एक करके कर लेना। सबसे पहले आप 3x को इधर ले आना, फिर 9 को उधर भेज देना, यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से 5x में से 3x जाएंगे, कितने बचाएंगे, 2x बच जाएंगे, ठीक है। और 5 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचाएंगे, 4। लेकिन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, 9। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस का। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर x क्या है, इसके साथ में गुणा में है तो बराबर में जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर हमने वापस क्या कर दिया, पक्षांतरण। तो लिख दीजिए पक्षांतरण से। पक्षांतरण क्या किया हमने, 2 को हमने बराबर में भेजा तो किस में आ गया, भाग में। 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास, -2। तो ये आपके पास क्या आ गया, मान, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम काम, दोनों को क्या कर देंगे, पहले तो पक्षांतरण। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पक्षांतरण से। तो पक्षांतरण करेंगे तो 4z, ये 2z माइनस में इधर आ जाएगा 2z बराबर ये 6, और ये 3 उधर जाके किस में आ जाएगा, -3। 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचाएंगे, 2z बराबर 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचाएंगे, 3। और जब 2 इसके साथ में क्या है, गुणा में है, तो वापस इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो z यहाँ पर रह जाएगा, 2 उधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में। और जब 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.5। या तो आप 1.5 तक सीमित रख दीजिए, या इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही आपके आंसर क्या होंगे, सही होंगे। आगे बात समझ में। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से करना है, सेम कंडीशन। देखो क्या करना है, इतनी देर हमें सभी क्या आ रहे थे, प्लस वाली कंडीशन आ रही थी, मतलब प्लस योग नियम लग रहा था सभी क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, व्यवकलन नियम भी देखेंगे। तो व्यवकलन नियम से पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण तो सभी का सेम तरीके से होता है। जब प्लस वाला है तो माइनस में, तो माइनस वाला प्लस में। तो लिख दीजिए पक्षांतरण। तो यहाँ से ये आ गया 2x, ठीक है। ये माइनस का x है, इसको इधर ले आएंगे तो किस में आ जाएगा, ये प्लस x में आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। ये 14 है, ये माइनस का 1 है, उधर जाके किस में आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, 2x और 3x कितने हो गए, 2x और 1x कितने हो गए, 3x। भाई ये 1x ही तो है ना एक तरह का। 2 और 3 कितने हो गए, 3x बराबर 14 और 1 कितने हो गए, 15, ठीक है। ये 3 इसके साथ में क्या है, गुणा में है। तो लिख देंगे पक्षांतरण से। तो पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15/3 आ जाएगा। और 3 से ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, मान। ये आपने क्या कर दिया, हल कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा अलग पार्ट है। क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये अंदर वाला जो कोष्टक है इसको सोल्व करना पड़ेगा। जो बोर्ड मास का नियम उसके आधार पर हम चलेंगे। तो देखो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, उसके अंदर बोर्ड मास, देखो यहाँ पे देख लेंगे आप, BODMAS, बोर्ड मास का सिंपल मीनिंग क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब जो छोटा बड़ा जो भी संख्या है ब्रैकेट में, सबसे पहले उसको सोल्व होना चाहिए। तो मतलब पहले पहला नंबर पर ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होना चाहिए। फिर ऑफ, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, ये तो ऐसे ही है ना। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, उसके बाद में क्या होना चाहिए, भाग सोल्व होना चाहिए। एम का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद में हमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा वाला क्या करना है, मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम के अंदर जो ब्रैकेट है उसका बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले आपको कोष्टक को सोल्व करना पड़ेगा। ओ का कोई मतलब नहीं होता, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, तो दूसरे नंबर पर आपको भाग को सोल्व करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, तो गुणा को सोल्व करना पड़ेगा। चौथे नंबर पर अब्स्ट्रक्ट, अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है आपके पास जोड़, ठीक है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। फिर पाँचवें नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस को, मतलब प्लस और माइनस को तो आप दोनों में से किसी को भी पहले सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चाहे आप प्लस को सोल्व करें चाहे माइनस को, कोई दिक्कत नहीं आती है,
ठीक है। अब आइए इस बोर्ड मास नियम का इसके अंदर हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो आइए, तो देखो इधर वाले पद में तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो दूसरे वाला पद है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आपने देखा कि इसमें क्या आ रहा है, एक ब्रैकेट आ रहा है जो कोष्टक आ रहा है। तो सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना पड़ेगा, कोष्टक को। तो देखो कोष्टक को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो ये 3 है, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट का मतलब सोल्व करना पड़ेगा कोष्टक को। तो ये देखो कोष्टक के अंदर संख्या क्या है, पहले से 16x - 1 का और कुछ हम सोल्व नहीं कर सकते और कुछ डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाहर वाली संख्या है 3, ये इसके साथ में क्या है, गुणा में। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों के साथ में अलग अलग गुणा करेंगे। पहले 3 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, ठीक है, ये हो गया x के साथ में। फिर 3 को हम -1 से भी गुणा करेंगे क्योंकि कोष्टक है, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। ये कोष्टक होगा अपना कंप्लीट, प्लस का चिन्ह, फिर ये 7 का 7 आ जाएगा सेम। अब आ जाइए इसको वापस सोल्व करते हैं। तो 8x + 4 सेम रह जाएगा, बराबर का चिन्ह, ये 3x, 7 में से 3 जाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास, प्लस के 4, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, 7, ठीक है। अब आ जाइए इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो मैं लिख दूंगा पक्षांतरण से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस इसका पक्षांतरण कैसे करेंगे, तो x अक्ष वाले को एक साइड ले आइए और y वाले जो h राशि हैं उनको एक साइड ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 4 - 4, 8x में से 3x जाएंगे, कितने बचाएंगे, 5x, बराबर में देखो यहाँ से ये 4 में से 4 जाएंगे, कितने बचाएंगे, 0। तो x बराबर, अब देखो 5 का हम डिवाइड करेंगे उसके अंदर, तो 0/5 आ जाएगा पक्षांतरण करेंगे तो लिख दीजिए यहाँ पर पक्षांतरण से। तो पक्षांतरण करेंगे आ जाएगा भाग में। तो अब किसी भी संख्या में, जैसे किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हो गया कंप्लीट, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो यहाँ से जो हमारी क्लास है वो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो एक काम कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 है वो अगले वाले लेक्चर के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छे से समझ में आई है तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके दोस्तों के पास और इसको लाइक करना है, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, और कंप्लीट क्वेश्चन आप कर लेंगे तो यहाँ से हम कल की क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके होंगे। धन्यवाद, कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोशों के साथ। जय हिंद।